खटाक! चाय का प्याला दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। चीनी मिट्टी के टुकड़े फर्श पर बिखर गए और उनके साथ ही बिखर गया रीना का वह विरह जिसे वह पिछले 7 सालों से गृहस्थी का नाम दे रही थी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने आरडी तुड़वा दी, वह भी मुझसे पूछे बिना। क्या तुम भूल गई हो कि इस घर में पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला लेने का हक सिर्फ मेरा है? अमित की आवाज में शेर जैसी धाड़ थी, लेकिन आंखों में एक असुरक्षित भेड़िए का डर। रीना अपने गाल पर हाथ रखे सन खड़ी थी। गाल पर 5 उंगलियों के निशान उभर आए थे, जो अमित के पौरुष का नहीं बल्कि उसके खोखले अहंकार का प्रमाण था। अमित, एफडी मेरे नाम पर थी। मेरे पीएफ के पैसे थे, जो मैंने शादी से पहले जमा किए थे। रीना ने कांपती आवाज में लेकिन नजरें मिलाकर कहा, और मैंने वह पैसा किसी अयासी में नहीं उड़ाया। अनाथालय की छत टपक रही थी। बारिश का मौसम आने वाला था। वहां के बच्चों के लिए मैंने अनाथालय। अमित ने उसे बीच में ही काट दिया। खुद का घर संभाल नहीं रहा, चली है समाज सेविका बनने। जब देखो तब अपने टीचर होने की दोस्त जमाती रहती हो। 2 कौड़ी की मास्टरनी क्या मिल गई? दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया है। रसोई के दरवाजे पर खड़ी सास कमला देवी ने पान चबाते हुए आग में घी डाला। अरे लल्ला, मैंने तो पहले ही कहा था, ज्यादा पढ़ी लिखी बहू घर तोड़ेगी। औरत की अकल चोटी के पीछे होती है। अब देखो, घर का पैसा बाहर लुटा रही है। इसे लगता है कि कमाती है तो घर इसी के दम पर चल रहा है। रीना ने एक बार अपनी सास की ओर देखा। वही कमला देवी, जिनके घुटनों का ऑपरेशन पिछले महीने रीना की उसी सैलरी से हुआ था, जिसे आज 2 कौड़ी का कहा जा रहा था। रीना कुछ कहना चाहती थी, बताना चाहती थी कि घर की ईएमआई से लेकर राशन तक सब उसी की सैलरी से जाता है, क्योंकि अमित का स्टार्टअप पिछले 3 साल से सिर्फ घाटे का सौदा बना हुआ है। लेकिन वह चुप रही। आज शब्द बेईमानी थे। खबरदार, जो आज के बाद अपनी सैलरी से 1 रुपया भी इधर उधर किया। अमित ने उंगली दिखाते हुए चेतावनी दी। अगले महीने से तुम्हारा एटीएम कार्ड मेरे पास रहेगा, समझी? अब जाओ और ये फैला हुआ कचरा साफ करो। अमित पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। कमला देवी भी बड़बड़ाती हुई पूजा घर की ओर बढ़ गई। हॉल में सिर्फ रीना बची थी और फर्श पर गिरे हुए चीनी मिट्टी के टुकड़े। रीना ने झुककर उन टुकड़ों को उठाना शुरू किया। एक नुकीला टुकड़ा उसकी उंगली में चुभ गया। खून की एक नन्ही बूंद निकल आई। उसने उस बूंद को देखा। अजीब बात थी, उसे दर्द नहीं हो रहा था। शायद गाल पर पड़ा थप्पड़ इतना तेज था कि उसने बाकी सारे दर्द सुन कर दिए थे, या शायद आत्मा पर लगी चोट के आगे वह शारीरिक चोट बहुत मामूली थी। उसने टुकड़े डस्टबिन में डाले। घड़ी देखी। सुबह के 8 बज रहे थे। स्कूल जाने का समय हो गया था। रोज की तरह वह रोई नहीं। उसने अमित को मनाने की कोशिश नहीं की। उसने सास के पैर पकड़कर माफी नहीं मांगी। वह चुपचाप बाथरूम में गई, चेहरा धोया, अपनी साड़ी ठीक की और अपना पर्स उठाकर घर से निकल गई। पीछे से कमला देवी की आवाज आई, अरे नाश्ता कौन बनाएगा? महारानी चल दी अपना पर्स लटकाकर। रीना ने अनसुना कर दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सड़क पर ऑटो का शोर था, धुआं था और भागती हुई जिंदगी थी। लेकिन रीना के भीतर एक भयानक सन्नाटा था। बस में खिड़की वाली सीट पर बैठकर वह बाहर देख रही थी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपने 7 साल के वैवाहिक जीवन का लेखा जोखा चल रहा था। शादी के वक्त उसके पिता ने कहा था, रीना, लड़का होनहार है, अपना बिजनेस करता है, तुम सरकारी स्कूल में टीचर हो, दोनों मिलकर बहुत अच्छी जिंदगी बिताओगी। शुरुआत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे अमित का बिजनेस लड़खड़ाने लगा और रीना का करियर स्थिर होता गया, अमित का व्यवहार बदलने लगा। पहले ताने, फिर रोक टोक और आज हाथ उठा दिया। रीना को याद आया कि कैसे वह अपनी सैलरी आते ही अमित के हाथ में रख देती थी, ताकि उसे छोटा महसूस ना हो। कैसे उसने अपनी जरूरतें मारकर घर की जरूरतें पूरी की, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? एक थप्पड़ और अपना एटीएम कार्ड सरेंडर करने का फरमान। स्कूल पहुंचते ही रोज की तरह बच्चों का शोर उसके कानों में पड़ा। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते मैम। कक्षा 8 के बच्चे अपनी जगह पर खड़े होकर उसका स्वागत कर रहे थे। रीना ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ी। वह ब्लैक बोर्ड की तरह मुड़ी और चौक उठाया। हाथ थोड़ा कांप रहा था। मैम, आप ठीक तो हैं? पहली बेंच पर बैठी पायल ने पूछा। पायल वही लड़की थी
जिसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। और रीना ने पिछले हफ्ते उसे चुपके से किताबें दिलवाई थी। पायल की मासूम आंखों में चिंता देखकर रीना का वह बांध टूट गया जो उसने सुबह से रोक रखा था। उसकी आंखें भर आई। उसने जल्दी से पल्लू से आंखें पोंछी। हाँ बेटा, बस थोड़ी धूल चली गई थी आंख में, उसने झूठ बोला। लंच ब्रेक में वह स्टाफ रूम में अकेली बैठी थी। उसके सामने उसकी सहकर्मी नेहा अपना टिफिन खोल रही थी। रीना, क्या हुआ? आज तुम बहुत गुमसुम हो। और ये गाल पर? नेहा की नजर उस लाल निशान पर पड़ गई जिसे फाउंडेशन भी पूरी तरह छिपा नहीं पाया था। रीना कुछ पल चुप रही, फिर उसने नेहा की ओर देखा। नेहा, क्या एक औरत की कमाई सिर्फ उसके पति की जागीर होती है? क्या हमारी अपनी मेहनत की कमाई पर कोई हक नहीं होता? नेहा समझ गई। उसने धीरे से रीना का हाथ थाम लिया। हक तो होता है रीना, लेकिन हम औरतें अक्सर शांति बनाए रखने के लिए अपना हक छोड़ देती हैं। और जब हम अपना हक छोड़ते हैं तो सामने वाला उसे अपना अधिकार समझ लेता है। रीना को लगा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में रोशनी जला दी हो। शांति बनाए रखने के लिए? हाँ, यही तो करती आई थी अब तक। झगड़ा ना हो इसलिए चुप रही। अमित का पुरुषार्थ आहत ना हो इसलिए अपनी उपलब्धियां छुपाती रही। शाम को स्कूल की छुट्टी हुई। रीना के कदम घर की तरफ नहीं बढ़े। वह सीधे बैंक गई। बैंक मैनेजर उसे जानता था। नमस्ते मैडम, कैसे आना हुआ? नमस्ते सर, मुझे अपना अकाउंट फ्रीज करवाना है और एक नया अकाउंट खुलवाना है जिसमें नॉमिनी सिर्फ मेरी माँ होगी। रीना की आवाज में एक नई दृढ़ता थी। जी बिल्कुल, लेकिन अब आपका तो जॉइंट अकाउंट है पति के साथ, उसी से मेरा नाम हटवाना है। मेरी सैलरी अब मेरे पर्सनल अकाउंट में आनी चाहिए। बैंक का काम निपटाकर वह जब बाहर निकली तो सूरज ढल रहा था। डूबते सूरज की नारंगी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे लगा जैसे यह सूर्यास्त नहीं बल्कि उसके जीवन के एक अंधार में अध्याय का अंत है। वह घर पहुंची। शाम के 7 बज रहे थे। दरवाजा खोलते ही टीवी की तेज आवाज सुनाई दी। अमित सोफे पर पैर फैलाकर बैठा मैच देख रहा था। कमला देवी माला जप रही थी। रीना को देखते ही अमित ने टीवी का रिमोट सोफे पर पटका। आ गई? 7 बज रहे हैं, चाय कहाँ है? और सुबह जो तमाशा करके गई थी उसके लिए माफी मांगने का इरादा है या नहीं? रीना ने अपनी सैंडल उतारी और बैग मेज पर रखा। चाय नहीं बनेगी अमित। और माफी? माफी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। अमित चौंक कर खड़ा हो गया। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? रीना धीरे धीरे चलकर अमित के सामने आई। अब उसकी आंखों में न डर था न आंसू। वहां सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक थी। अमित, आज सुबह तुमने मुझसे कहा था कि मेरी मास्टरनी 2 कौड़ी की है। तुमने कहा था कि मैं घर का पैसा लुटा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि हिसाब कर ही लेते हैं। उसने अपने बैग से एक डायरी निकाली और टेबल पर रख दी। यह पिछले 3 साल का हिसाब है। घर की ईएमआई 35,000 महीना, राशन 10,000, माँ जी की दवाइयाँ 50,000, बिजली पानी मेंटेनेंस 5,000, कुल मिलाकर 55,000 महीना। मेरी सैलरी 60,000 है। 5,000 जो बचते हैं वह मैं अपनी इमरजेंसी के लिए रखती थी। उसी में मैंने अनाथालय में दान किया। कमला देवी की माला रुक गई। अमित की बोलती बंद थी। और तुम्हारा योगदान? रीना ने तीखी नजर से अमित को देखा। पिछले 2 सालों से तुम्हारे बिजनेस से घर में 1 रुपया नहीं दिया। उल्टा मेरी सेविंग से तुमने 2 बार अपनी मशीनरी ठीक करवाई। फिर भी मुझे लगा कि पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक कमजोर पड़े तो दूसरे को संभाल लेना चाहिए। लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि तुम पहिया नहीं बल्कि वह कील हो जो टायर को पंचर कर रही है। तुम मुझे पैसे का ताना मार रही हो। अमित चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में वह दम नहीं था। ताना नहीं मार रही, आईना दिखा रही हूँ। रीना ने शांत स्वर में कहा। तुमने कहा था कि मेरा एटीएम कार्ड तुम्हें चाहिए। माफ करना, मैंने वह कार्ड ब्लॉक करवा दिया है और अपनी सैलरी का अकाउंट भी बदलवा लिया है। क्या? कमला देवी अपनी जगह से चीखी। अरे बहू होकर ऐसा नर्त करेगी? पति से पैसे छिपाएगी? पति से नहीं, उस आदमी से छिपा रही हूँ जो मेरा सम्मान नहीं करता। रीना ने सास की ओर मुड़कर कहा। माँ जी, जब मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो 100 बच्चे मुझे मैम कहकर इज्जत देते हैं, और जिस घर को मैं अपने खून पसीने से सींच रही हूँ वहां मुझे जूती समझा जाता है। यह सौदा मुझे अब मंजूर नहीं। तो क्या चाहती हो? घर छोड़कर जाओगी? अमित ने डराने की कोशिश की। जाओ, अभी निकल जाओ, देखूंगा कहाँ रहोगी। रीना हंसी, एक फीकी व्यंग्यात्मक हंसी। अमित, यह फ्लैट मेरे नाम पर भी है। लोन मैं भर रही हूँ। अगर किसी को जाना होगा
तो वह तुम होगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें सड़क पर नहीं निकालूंगी, क्योंकि मेरे संस्कार मुझे वह अमानवीयता नहीं सिखाते जो तुम आज सुबह दिखा चुके हो। वह अपने बेडरूम की ओर बढ़ी और अलमारी से एक सूटकेस निकाला। मैं जा रही हूँ, कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए। मैं अपने दोस्त नेहा के साथ रहूंगी, जब तक कि मुझे कोर्ट से लीगल सेपरेशन और इस घर का बंटवारा नहीं मिल जाता। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अंदाजा नहीं था कि सुबह का एक थप्पड़ शाम तक उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। उसे लगा था कि रीना रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, और वह उसे माफ करने का नाटक करके अपना वर्चस्व कायम रखेगा। लेकिन यह तो बाजी ही पलट चुकी थी। रीना, तुम मजाक कर रही हो ना? छोटी सी बात का पतंगड़ बना रही हो? अमित ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। रीना ने झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया। हाथ मत लगाना अमित। आज सुबह जब यह हाथ उठा था, तब यह रिश्ता टूट गया था। उस वक्त अगर तुमने अपनी गलती मानी होती तो शायद गुंजाइश थी, लेकिन तुम अहंकार में इतने अंधे थे कि तुम्हें लगा मैं लाचार हूँ। उसने अपना सूटकेस उठाया। और जब तक लाचार दिखती है अमित, जब तक वह प्यार और लिहाज करती है, जिस दिन वह आत्मसम्मान चुन लेती है, उस दिन वह चट्टान बन जाती है। रीना मुख्य दरवाजे तक पहुंची। कमला देवी अब रोने का नाटक कर रही थी। अरे रोक लो उसे, जग हंसाई होगी, नाक कट जाएगी हमारी। रीना रुकी। उसने पीछे मुड़कर देखा। जग हंसाई तो तब होती माँ जी, जब लोग ये कहते कि एक पढ़ी लिखी कमाऊ औरत रोज अपने पति से पिटती है और फिर भी चुप रहती है। आज मैं अपनी नाक नहीं, अपनी रीढ़ की हड्डी बचाकर जा रही हूँ। दरवाजा खुला और रीना बाहर निकल गई। सीढ़ियां उतरते वक्त उसे लगा कि उसका सूटकेस बहुत भारी है, लेकिन उसका मन इतना हल्का था जितना पिछले 7 सालों में कभी नहीं था। घर के अंदर अमित सोफे पर गिर पड़ा। अंधेरा गहरा रहा था। उसे भूख लगी थी, लेकिन आज उसे पता था कि चाय का प्याला अब कभी नहीं आएगा। अब वह 2 कोड़े की मास्टरनी वाली औरत अपने साथ उसकी पूरी दुनिया, उसका आराम और उसकी झूठी शान लेकर जा चुकी थी। फर्श पर अब कोई कांच का टुकड़ा नहीं था, लेकिन अमित को चुभन महसूस हो रही थी। पछतावे की वह चुभन जो बहुत देर से होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।